Chapter number 16, the oceans, coastal processes, and landforms. So, this chapter is basically dealing with वाटर इरोजनल फीचर्स. अब वाटर, क्योंकि हम रिवर का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक चैप्टर के अंदर. सो इन द रिवर चैप्टर वी हैव स्टडीड वाटर इरोजन, particularly the water of the rivers. But now we will talk about the erosion as well as deposition caused by the water in the sea. Or sea, we have seas and we have oceans. Then जिस part में ocean or land meet करे, that part is called as coast. So coast के, when we talk about the coast, so coast has a very dynamic nature, and it has a lot of processes going on all the time. तो वो क्या processes हैं और कौन से land forms हैं जो coastal areas में नज़र आते हैं, या oceans में या seas में, उससे related कौन से land forms हैं, that we will study. So if we look at, if whenever we are talking about the coastline or the coastal areas, then we see that दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी हमारी कोस्ट लाइन्स में मौजूद है. लाइक वी कैन से, या half of the world population lie in at the coastlines, या वो किसी major river के along मिलते हैं, the human population. So here you see, this is the line which explains that US में 50% से ज़्यादा और globally about 40% people live in the coastal areas. Okay, then when we say ocean, then we know that we have already learned कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो space occupy की हुई है, that space is occupied by oceans. 3/4 water we have, तो 3/4 water वो क्या है, ocean है. और ocean का अपना एक अलग ecosystem है, उसके अपने processes हैं. Oceans have their own flora and own fauna. So that's quite dynamic when we say oceans. Okay, and ओशन और सी की टर्मिनोलॉजी क्यों बनाई गई है, ऑल्दो अगर देखा जाए तो ओशन भी वही है और सी भी वही है, देन व्हाई डू वी हैव सेपरेट नेम्स फॉर द सीज. समंदर या सी के जो टर्मिनोलॉजी सेपरेटली हम लेकर आए हैं, दैट इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि ओशन का कौन सा पार्ट है जो लैंड से कनेक्टेड है. तो जब भी कोई भी ओशन, वी हैव 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. टॉप पे आर्कटिक ओशन है, बॉटम पे एंटार्क्टिक ओशन है जिसको सदर्न ओशन भी कहते हैं. देन यहाँ पर हमारे पास पैसिफिक ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन है और फिर इंडियन ओशन है. ओशन सिर्फ 5 हैं, लेकिन ये 5 ओशंस दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट कंट्रीज़ को बॉर्डर करते हैं. और हर कंट्री के अकॉर्डिंग, या हर उस रीजन में जहाँ पर एक अलग कंट्री है या एक अलग रीजन है, वहाँ पर ओशन का जो भी पार्ट मीट करेगा तो उसको एक नाम दे दिया जाएगा. और वो नाम क्या होगा, आमतौर पे क्या नाम दिया जाता है, सी का. द टर्म सी इज यूज्ड. सो यू सी ऑन दिस मैप ऑल दीज नंबरिंग्स. अगर देखा जाए तो नंबर 47, नंबर 4, 13, 3, इनफैक्ट 39, 42, ये सब 10 और 65, ये सब इंडियन ओशन का पार्ट है. लेकिन these are the parts of Indian Oceans which are nearing to some regions या some countries. इस वजह से इन सबको अलग अलग समंदरों के नाम दिए गए.
Like number 4 is the Arabian Sea. दिस इज़ नियर अरेबिया, और ये ओशन का वो पार्ट है जो ज़मीन से जुड़ा है, तो इसलिए ये अरेबियन सी है। 13 वाला जो है, दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल। सो हियर बे ऑफ बंगाल इज़ अ सी, लेकिन इसके नाम में सी नहीं है। द रीज़न इज़ दैट इट्स अ सी, बट ड्यू टू इट्स शेप it's called as bay. Okay, so bay is a type of sea which is which has a broad opening. ठीक है, बे एक ऐसा समंदर है जिसकी ब्रॉड ओपनिंग है, तीन तरफ से ये ज़मीन पे घिरा हुआ होता है। बे हैज़ लैंड ऑन थ्री साइड्स एंड अ ब्रॉड ओपनिंग, इट्स स्लाइटली ट्रायंगुलर। ठीक है, सो इसलिए उसको बे कहा जाता है। And if you look at number 52 over here, number 52, this one, इसको कहा जाता है पर्शियन गल्फ। जो गल्फ कंट्रीज़ हम कहते हैं, दुबई, कतर, कुवैत और या आई थिंक दीज आर द कंट्रीज़। सऊदी अरेबिया को भी उसमें काउंट किया जाता है, या एंड बहरीन इज़ ऑल्सो देयर। सो ये भी एक समंदर है। number 52 here, this is also a sea, but it's called as Persian Gulf. The reason is because of its shape again. ये है तो इंडियन ओशन का पार्ट, लेकिन this has water on three sides and a narrow opening. जिसकी ओपनिंग नैरो होती है वो गल्फ, जिसकी ओपनिंग ब्रॉड होती है वो बे। तो ये रीजनल है और शेप के अकॉर्डिंग है। कभी कभी कुछ जगहों पे बे और गल्फ़ में डिफ्रेंशिएट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ऑल इन ऑल अगर हम जनरल कैटेगरी में देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैटेगराइजेशन है कि द वन विच हैज़ अ ब्रॉड एंड एंट्रेंस जस्ट लाइक नंबर 13 हियर, यहाँ पर। सो जिसकी ब्रॉड ओपनिंग हो और तीन तरफ ज़मीन हो तो ये बे, और जिसकी ओपनिंग नैरो हो, यानी 52 की ओपनिंग बहुत ही कम है, एक पार्ट है जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, तो यहाँ से ये ओपन होके अरेबियन सी में कनेक्ट होता है। एंड देन फिर यहाँ पर अगर आप देखें नंबर 54, तो ये भी देखा जाए तो एक गल्फ़ है, लेकिन इसका नाम है रेड सी। सो ये रीजनली भी इस डिपेंड करता है कि किस तरह के नाम इसको दिए गए। नंबर 46 इज़ द फेमस मेडिटरेनियन सी। ये वो समंदर है जो अफ्रीका और यूरोप और एशियन कंट्रीज़ को आपस में मिलाता है। और 46 ओवर हियर और 54, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक मैन मेड कैनाल बनाई गई है। दैट कैनाल इज़ कॉल्ड एज सुएज कैनाल। ऑलराइट, then we have a lots and lots of seas as you can see in this diagram. तो आपकी लैब के लिए आपको ये डायग्राम रेफर करनी होगी। इनफैक्ट यू हैव टू मार्क दीज सीज फॉर योर लैब। So here they have made a list of 67 seas, bays, gulfs and oceans. इसके अंदर ओशन भी इन्होंने शामिल किए हुए हैं। So this is a brief overview of the world oceans and seas. ठीक है, और well you don't have to do all the 67 ones. I'll send you the list के कौन कौन से आपके लिए being resident of South Asia कौन कौन से आपके लिए important होंगे. We'll see that. Okay, now let's talk about some more facts. So chemical composition of seawater. So it's a water is a universal solvent. We know हमने class 7, 8, 9 में ये
पढ़ा था। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स इसमें बहुत सी चीज़ें डिसॉल्व हो जाती हैं। सो it can dissolve 57 elements found in nature. मतलब वाटर में हर चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है, और ओशंस को अल्टीमेट सिंक भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ ज़मीन में कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी पानी है, दरिया का पानी है, किसी भी किस्म का पानी है, हर चीज़ अल्टीमेटली घूम फिर के ओशन में जाके डंप हो जाती है, तो उसे अल्टीमेट सिंक कहते हैं। अल्टीमेट सिंक। ओके, सो since water can dissolve a lot of things, so those dissolved material in the water are the solutes, the dissolved solids or the solutes. And the concentration of these solutes or the solids is called as salinity. So if there are more solids dissolved in it, we will say the water has high salinity. If there are comparatively lesser concentration of solids, then we will say it has less salinity. ठीक है, तो समंदर का खारापन salinity कहलाता है. And if we categorize the the oceans on the basis of salinity, then we do that generally this way. पार्ट्स पर 100 यानी कितना सॉलिड डिसॉल्व है, दैट पानी के 100 पार्टिकल्स और सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स, तो पर 100 पे हम उसे डिवाइड करते हैं. दिस इज़ केमिकल मेथड. बस हमें सिर्फ इसकी लिस्टिंग करनी है एट दिस स्टेज. एंड देन वी हैव ppm पार्ट्स पर मिलियन, एंड देन वी हैव milligram over liter, then gram over kilogram, then parts per thousand. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि किस तरह से सैलिनिटी को मेजर किया जाता है. और ग्लोबल सैलिनिटी वेरी करती है 37 पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 1000 सॉरी. यहाँ आप देख सकते हैं कि 34 के साथ जो एक परसेंटेज का नॉर्मल साइन होता है, उस परसेंटेज के साइन में एक ज़ीरो और ऐड किया गया है यहाँ पर. सो दिस इज़ द साइन फॉर पार्ट्स पर 1000. सो जनरल सैलिनिटी ओशंस की 34%, 34 पर 1000 पार्ट्स पर 1000 से लेकर 37 पार्ट्स पर 1000 तक की होती है. सो व्हेन इट्स नियर टू 34, अगर 34 के आसपास की सैलिनिटी है, तो एट दैट टाइम द वाटर इज कॉल्ड एज ब्रैकिश. और अगर 37 के आसपास की सैलिनिटी है, तो द वाटर इज कॉल्ड एज ब्राइन. सो ब्राइन एंड ब्रैकिश are the two terminologies for water on the basis of salinity. अगर salinity ज़्यादा है तो ब्राइन है, salinity कम है तो ब्रैकिश है. Okay, physical structure of the oceans. When we talk about the physical structure, then we identify 4 key aspects of the ocean. And what are those 4 key aspects? The average temperature, the salinity,
the salinity, dissolved carbon dioxide, excuse me for the disturbance in the background, and dissolved oxygen. तो ये चार कैटेगरीज हैं, चार की एस्पेक्ट्स हैं जो कि ओशन के अंदर, ओशन को हम अगर फिज़िकली इसका स्ट्रक्चर देखें तो दैट वेरीज। ओके, एवरेज टेम्परेचर चेंज होगा ओशन में हर जगह पे, हर डेप्थ के हिसाब से द टेम्परेचर इज़ डिफरेंट। सैलिनिटी भी डेप्थ के हिसाब से चेंज होती है, डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी डेप्थ के हिसाब से डिफरेंट है, और फिर डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी डिफरेंट है। सो mixing zone is the area where the temperature and the solute contents यानी कि salinity बहुत रैपिडली चेंज होती है, यानी आप उसको बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट नज़र आएगा कि एक जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बिल्कुल थोड़े ही डेप्थ कवर करने के बाद सैलिनिटी एकदम से चेंज हो जाएगी, इसी तरह से टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। सो दैट जोन इज़ कॉल्ड एज मिक्सिंग जोन। और ये ओशन का सिर्फ 2% एरिया टॉप की तरफ, फ्रॉम द सरफेस ओनली 2% ऑफ द ओशन हैज़ दिस मिक्सिंग जोन। And then we have the thermocline transition zone where temperature decreasing gradient is 1 kilometers, yani after every kilometer the temperature changes, और सरफेस से 1 किलोमीटर की डेप्थ के बाद ये एरिया आता है, एंड दिस इज़ द एरिया वेयर सरफेस मूवमेंट डज नॉट हैव इट्स इम्पैक्ट। ओशन की सरफेस पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है विंड की वजह से, और फिर ग्रेविटी की वजह से द सरफेस ऑफ द ओशन इज़ वेरी डायनामिक, उसमें लहरें मुस्तकिल चलती रहती हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट प्रोसेस। लेकिन जैसे जैसे यू गो अंडर द ओशन इन टू डेप्थ्स, तो वहाँ पे सरफेस का इतना इम्पैक्ट नहीं आता। द वाटर इज़ काम इनसाइड द ओशन। तो 1 किलोमीटर डीप के बाद जो एरिया आता है दैट इज़ द thermocline transition zone, and then we have the deep zone जो कि ocean floor के पास। Okay, so this is the deep cold zone where temperature and salinity are changing, so that's the not changing much, ठीक है, तकरीबन यूनिफॉर्म रहते हैं और बहुत कोल्ड टेम्परेचर है। ऑल्दो इतना कोल्ड है कि 0 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन पानी वहाँ पर फ्रीज़ नहीं होता। दो वजूहात हैं क्यों पानी डीप कोल्ड जोन के अंदर फ्रीज़ नहीं होता। नंबर 1 सैलिनिटी, उसकी सैलिनिटी ऐसी है कि वो पानी को जमने नहीं देता। एंड सेकेंडली जो टॉप से प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर की वजह से डीप कोल्ड जोन का पानी फ्रीज़ नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से हम कोर की बात करते हैं, तो आउटर कोर भी हमारा लिक्विड नेचर है because of that temperature, so it's somehow related to that. Okay, so here you see this is the illustration of the different zones. The mixing zone 2% area, and then thermocline zone जिसमें कम चेंज आता है। मिक्सिंग जोन बहुत डायनामिक है, इसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। थर्मोक्लाइन में बहुत हल्का, और डीप कोल्ड जोन में तकरीबन चीज़ें सेम रहती हैं एंड वी हैव 80% ऑफ द ओशंस इन द डीप कोल्ड जोन। राइट, सो ये 4 एस्पेक्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ओशंस को मेजर करते हैं या कैटेगराइजेशन करते हैं। द टेम्परेचर, सैलिनिटी, डिजॉल्व गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। Alright, now the coastal components.
So what makes up the coastal components? Then we see coastline. As I told you at the start of the chapter, it's very dynamic and it has a lot of processes going on. So what are those processes? You see the input of solar energy, राइट? सोलर एनर्जी द इंसोलेशन, जो कि दुनिया के हर प्रोसेस के लिए ड्राइविंग फोर्स उसको कहा जाता है। दैन कोस्ट के अंदर एटमॉस्फेरिक विंड्स का बहुत रोल है, क्लाइमेटिक रिजीम्स का, कि किस तरह का क्लाइमेट है, कौन सा रीजन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेनफॉल या ड्राइनेस या एयर प्रेशर। एंड देन द नेचर ऑफ कोस्टल रॉक भी डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसेसेस का क्या आउटकम आएगा और किस तरह के फीचर्स बनेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द कोस्ट। तो ये एक बहुत ही एक्टिव डायनामिक जोन है दुनिया का कोस्टल इन्वायरमेंट। ओके, जब हम कोस्टल इन्वायरमेंट और इन सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वी सी that coast is dynamic and it has a very special nature, a very significant nature। ठीक, सो तो कोस्टल एनवायरनमेंट को हम कहते हैं लिटरल जोन, एक ऐसा जोन जिसमें प्रॉपर कोस्टल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिटरल जोन हियर। So there, this is a diagram which shows the littoral zone. So in the littoral zone we see उसमें समंदर का कुछ हिस्सा और ज़मीन का कुछ हिस्सा, ये पूरा coastal environment है। और within the littoral zone we have a lot of different parts। सबसे पहली चीज़, the line of separation between water and land। जहाँ मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, आप उसकी मूवमेंट को देखिए। दिस लाइन विच सेपरेट्स द वाटर फ्रॉम लैंड, दिस लाइन इज कॉल्ड एज शोर लाइन। सो ये लिटरल जोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, शोर लाइन। And shoreline is not a fixed line. It keeps on changing with waves, it keeps on changing with storms, it keeps on changing with tides and and sea level adjustment। ये आगे पीछे होता रहता है, लेकिन more or less it's the same, but not a fixed one। Okay, then near the shoreline, the flat area, the flat elevated area is called as terrace। ये कोस्टल टेरेस है, हमने फ्लूवियल टेरेस भी पढ़ा था। एंड अगेन इसका कैरेक्टर क्या है? इट इज़ फ्लैट एंड इट इज़ एलिवेटेड। और जब कोस्टल टेरेस है तो ऑफ कोर्स इट विल बी फाउंड इन द लिटरल जोन और इट विल बी फाउंड इन द कोस्टल एरिया। एंड देन वी हैव द सर्फ जोन। दिस इज द जोन which is where the waves travel। जो अपकमिंग वेव्स होती हैं, जैसे आप सी व्यू पे, सी साइड पे देखते हैं कि इस जोन के अंदर लहरें बनती हैं, वो वाली लहरें जो थोड़ा शोर मचाती हुई और जो झाग वाली लहरें होती हैं, वो इस सर्फ जोन के अंदर यहाँ पर फॉर्म होती हैं इस पार्ट में, और फिर यहाँ तक आके ज़मीन से टकरा के ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो पीछे जाती हैं, फिर दोबारा फॉर्म होती हैं। ओके, देन वी हैव हाई टाइड
एंड लो टाइड, ये वाटर का लेवल है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून। सूरज और चांद की ग्रेविटी की वजह से जो समंदर का ओवरऑल लेवल होता है, दैट लेवल कीप्स ऑन शिफ्टिंग। सो हाई टाइड व्हेन द लेवल ऑफ सी इज़ एट मैक्सिमम, यानी आप अगर 14वीं की रात को समंदर पे जाएं तो समंदर का पानी काफ़ी ऊपर तक चढ़ा हुआ होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द हाई टाइड। एंड देन व्हेन यू गो व्हेन देयर इज़ नो मून, तो पानी थोड़ा पीछे आपको दिखता है और उसकी ऊंचाई इतनी नहीं होती, तो वो लो टाइड है। और ये टाइड की फॉर्मेशन है ग्रेविटी की वजह से, ज़्यादातर मून की ग्रेविटी और फिर सन की ग्रेविटी भी असरअंदाज होती है। इसके अलावा टाइड साइकिल 24 घंटों के दौरान 2 दफ़ा टाइड्स चढ़ती हैं और 2 दफ़ा टाइड्स उतरती हैं। व्हेन लाइक शाम 4 बजे टाइड्स बिल्कुल लो हो जाती हैं। इस तरह से रात को टाइड्स थोड़ी चढ़ जाती हैं, सुबह में फिर लो हो जाती हैं। सो इट कीप्स ऑन गोइंग हाई एंड लो फॉर 4 टाइम्स इन 24 आवर्स। लाइक सो ये टाइड हो गई। एंड देन बर्म्स आर the rocks, kind of we can say these are the rocks on the sea, या एक तरह का बॉर्डर है समंदर और ज़मीन का। एंड देन वी हैव बीच। beach is that area which is sandy and which has gradual, very gradual change in elevation। ठीक, बीच के अंदर हमेशा आपको एलिवेशन बहुत स्लोली डिक्रीज़ होती हुई महसूस होगी, यानी ये वो जगह है जहाँ पे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं और ज़मीन फ्लैट होती है। लेकिन अगर आप बीच के कंपैरेटिवली अगर आप किसी सी पोर्ट की आप बात करें तो वहाँ पर एकदम से अब्रप्ट चेंज आता है डेप्थ में। तो ये डिफरेंस है बीच और एक पोर्ट का या डॉक एरिया। And then okay, this is foreshore, part of the land which is facing the part of land which is facing the water, ये foreshore है। then near shore है part of the water which is facing the shoreline, and then offshore is that part which is away from the littoral zone। so offshore यानी shore से, shore line से दूर का एरिया। और हमेशा ऑफशोर की टर्मिनोलॉजी पानी या समंदर के लिए यूज़ की जाती है, राइट। सो ऑफशोर, शोर से दूर। the term which is left, okay. Then cliffs are the hills which have steep sides. And then there is one terminology which is the mean sea level. So this mean sea level is the average tidal level। हमने अभी आपको बताया कि शोर लाइन फिक्स लाइन नहीं है, बल्कि वो चेंज होती रहती है, लेकिन उसका जो एक एवरेज निकाला जाता है, दैट एवरेज इज़ कॉल्ड एज मीन सी लेवल। और ज़मीन की जो एलिवेशन है या हाइट ऑफ लैंड है वो हम मीन सी लेवल से ही मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह समंदर की डेप्थ भी मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है। एंड द मीन सी लेवल चेंजेस बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, और वो क्या क्या फैक्टर्स हैं? एयर टेम्परेचर, pressure, wind pattern, ocean temperature, and the gravity and the volume of the ocean। so इन factors की वजह से mean sea level हमारा change होता रहता है। and this is all what we have for today।